हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं जयंती मल्लिक क्लासेस में ब्रह्माश्री। तो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं क्लास 12th का ज्योग्राफी और इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को खास करके हम कंसेप्ट के साथ देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी से जितने देर का ये सीरीज होगा बेहतरीन ढंग से सीखेंगे और उम्मीद करते हैं आपको भी बहुत मजा आएगा। चलिए मिलते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। देखिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भारत सरकार के द्वारा संसद में एक कानून पारित किया गया 1986 में, जिसका उद्देश्य था पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। पर्यावरण के बचाव के लिए एक अधिनियम बनाया गया 1986 में। इसके साथ ही इस टाइप के कई प्रोफाइल के क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव के संरक्षण के लिए 1972 में एक अधिनियम बनाया गया, जिसको बोलते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। याद रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वन्य जीव के संरक्षण के लिए बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1972 में। ठीक है। इसी के अगले साल एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। बाघ की जब जनसंख्या धीरे धीरे बहुत तेजी से कम हो रही थी, तो बाघ की संख्या को बढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। इसके अगले साल, याद रखने का तरीका, 1972 के नेक्स्ट वर्ष ही क्या चलाया गया? प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। तो फ्रेंड्स, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में बनाया गया। पर्यावरण के बचाव और उसकी देखरेख और सुरक्षा के लिए एक अधिनियम बनाया गया, जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब पर्यावरण है। इसके बचाव के लिए 1986 में एक अधिनियम बनाया गया जिसको बोलते हैं पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बन सकता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 5 जून को। तो हमने इस क्वेश्चन के सहारे 4 फैक्ट्स को देखा। ये चारों फैक्ट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1986। आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी। आइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई हाई क्या है? तो अगर आप भारत का मैप देखिएगा, हम नीचे का हिस्सा बनाते हैं। 1 सेकेंड। ये भारत का नीचे का हिस्सा है जिसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। इसमें एक जगह है, यहाँ पे आप जानते हैं महाराष्ट्र है। यहाँ वाला क्षेत्र महाराष्ट्र कहलाता है। क्या कहलाता है? महाराष्ट्र। और यही महाराष्ट्र में मुंबई से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पे अरब सागर में, कौन से सागर में? अरब सागर में एक द्वीप स्थित है। ठीक है। अरब सागर में एक क्षेत्र स्थित है जिसका नाम है क्या? मुंबई हाई। इस जगह से क्या निकाला जाता है? पेट्रोलियम। इस जगह से क्या निकाला जाता है? पेट्रोलियम। तो यह मैपिंग में भी इंपॉर्टेंट है। यह है कौन से सागर में? अरब सागर में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाबा बुदन की पहाड़ी प्रसिद्ध है। देखिए, बाबा बुदन की पहाड़ी जो है यह लोहा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। बाबा बुदन की पहाड़ी किसके लिए जाना जाता है? लोह अयस्क या लोहा अयस्क या लोह अयस्क बोल सकते हैं, लोह अयस्क के लिए। ये दक्षिण भारत में पड़ता है, कर्नाटक के क्षेत्र में। और बाबा बुदन की पहाड़ी एक चीज के लिए और जाना जाता है, लोह अयस्क के साथ साथ यहाँ कॉफी का उत्पादन होता है। ठीक है। ये कर्नाटक का क्षेत्र है। किसका है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का जो बॉर्डर है उस साइड के सभी हिस्सों में ये बाबा बुदन की पहाड़ी स्थित है और यह लो एक्स के लिए जाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है? चीनी के उत्पादन में कौन सा ऐसा राज्य है जो ज़्यादा उत्पादन करता है? तो हम देखते हैं, आप जानते हैं चीनी का उत्पादन में अगर जाइएगा 2025 के भी आंकड़े के अनुसार, तो उत्तर प्रदेश सबसे इम्पोर्टेंट है।
सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। हो सकता है आपके एग्जाम में यह नाम दे के भी पूछ दे कि चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। अगर सेकेंड नंबर पे देखिएगा तो क्या आएगा? सेकेंड नंबर पे देखिएगा तो क्या आएगा? महाराष्ट्र। सेकेंड नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र, चीनी के उत्पादन में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट, जिब्राल्टर का संबंध है। अब पहले आपको समझना होगा जिब्राल्टर है क्या। जिब्राल्टर एक जल संधि है। क्या है यह? जल संधि, जल संधि। देखिए, इसलिए हम आपके सामने इस क्वेश्चन में एक वर्ल्ड मैप लगा है। आप लोग पहले से अगर जानते होंगे तो हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दें आपको। ठीक है, हम रेड कलर का यूज कर लेते हैं। यह जो क्षेत्र है यह एशिया है। यह क्या है? एशिया। यह मैप का भी बहुत जगह जरूरत पड़ेगा। इधर वाला क्षेत्र यूरोप है। इस जगह से इधर वाला क्षेत्र क्या है? यूरोप है। यह क्या है? अफ्रीका है। अफ्रीका क्या? महाद्वीप है। एशिया क्या? महाद्वीप है। यूरोप क्या? महाद्वीप है। यह क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, यह क्या है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, और यह क्या है? ऑस्ट्रेलिया। आई होप आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा। और एक नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक, यहाँ हम लिख देते हैं, यह अंटार्कटिका है। महाद्वीप। ठीक है, ये सारे महाद्वीप हैं। अब मेरा क्वेश्चन है जिब्राल्टर जल संधि से। किससे है? जिब्राल्टर जल संधि से। तो अब देखिए, यह जो यूरोप है ना, यह क्या है? ऊपर वाला यहाँ पे यूरोप, यहाँ नीचे क्या है? अफ्रीका। इस जगह पे यहाँ पे एक जल संधि, यहाँ येलो कलर से हम दिखा रहे हैं थोड़ा इसको। अब इस पे रेड भी कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ये जगह की हम बात कर रहे हैं। इसी जगह का पे इस और के बिंदु पे और इस और के बिंदु, यहाँ पे कौन सा महासागर है? इधर का है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, ठीक है। और इस और के बिंदु जहाँ पे अभी हम लाइट कर रहे हैं, देखते जाइए, इस और के बिंदु का नाम है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, ठीक है। हमने क्या बताया? अटलांटिक महासागर और एक इधर है भूमध्य सागर। तो यह जो जिब्राल्टर जल संधि है ना, वह भूमध्य सागर को किससे जोड़ देता है? अटलांटिक महासागर। संक्षेप में बताया जाए एकदम सिंपल भाषा में, तो अगर कोई जहाज भूमध्य सागर में है, इस जगह पे है, और उसको जाना है, मान लीजिए अगर उसको जाना है इस भूमध्य सागर से कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में, तो वो किस संधि का यूज करेगा? जिब्राल्टर जल संधि का। समझ में आ रही है बात? तो जिब्राल्टर जल संधि का उपयोग कब करेगा? जब किसी जहाज को भूमध्य सागर से कहाँ जाना हो? अटलांटिक महासागर में, तो उसको क्रॉस करना होगा जिब्राल्टर जल संधि। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए, जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? अटलांटिक महासागर से। तो पॉइंट लिखिएगा, हम जो चीज़ बता रहे हैं इस पॉइंट को लिखना है कि जिब्राल्टर जल संधि किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। फिर अलग किसको करता है? जल संधि हमेशा कोई दो जलीय मार्ग को जोड़ेगा और कोई दो स्थलीय मार्ग को अलग करेगा। तो अलग करता है यूरोप को किससे? अफ्रीका से, ठीक है। तो पॉइंट याद रखिएगा, जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है और यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह क्या है? समुद्री मार्ग है। जिब्राल्टर का संबंध किससे है? समुद्री मार्ग से। आई होप आपको यह चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए, क्वेश्चन है रोबास्ता
संबंधित हैं। अब देखिए, भारत में जो कॉफ़ी की दो किस्में होती हैं, कॉफ़ी या कहवा कहिए, इसकी कितनी किस्में होती है? दो किस्में। किस्म का मतलब होता है वैरायटी। कितने प्रकार के कॉफ़ी होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है अरेबिक और एक क्या होता है? रोबास्टा। अरेबिक जो है यह उच्च गुणवत्ता के लिए जाना जाता है, मतलब कॉफ़ी का वह वैरायटी जिसमें उच्च गुणवत्ता हो। गुणवत्ता मतलब उसकी मतलब अच्छाईपन को देखा जाता है। तो उच्च गुणवत्ता वाले जो वैरायटी हैं कॉफ़ी की, उसको कौन सा है? अरेबिक। तो रोबास्टा क्या है? यह कड़क के लिए जाना जाता है, इसमें हार्डनेस ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? कहवा से। आइए, पोर्ट सईद। अब यह भी मैपिंग का क्वेश्चन है। अगर आप पोर्ट सईद के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको स्वेज नहर के बारे में जानना पड़ेगा। किसके बारे में जानना होगा? स्वेज नहर। तो आप देखिए, यह वाला हिस्सा मैपिंग पे हम लोकेट कर रहे हैं, मैप को अच्छे से देखिएगा। यह वाला हिस्सा भारत है, यह वाला हिस्सा क्या है? भारत है। ठीक है, और यह वाला हिस्सा भारत के बाद यहाँ पे आपको अभी हम बताएं यह कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। अभी जिब्राल्टर जल संधि में हम पढ़ के आए भूमध्य सागर। ठीक है, यह वाला जो हिस्सा है, यह पूरा जलीय वाला हिस्सा, यह जिस पे हम ऐसे ऐसे रंग रहे हैं, यह कौन सा है? भूमध्य सागर। ठीक है, इधर कौन सा सागर था? अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। ठीक है, चलिए, अटलांटिक महासागर मुंह से बोल रहे हैं, आप देख भी लीजिएगा अगर दिख नहीं रहा। अब यहाँ पे जो आपको एक क्षेत्र दिखेगा ना, यह वाला हिस्सा, यह वाला हिस्सा का एक नाम है जिसको बोलते हैं लाल सागर। लाल सागर, सॉरी नीचे कर दें ताकि आपको अच्छा से दिखे। लाल सागर, यह क्वेश्चन 2 नंबर में भी आता है स्वेज नहर के बारे में। पोर्ट सहित स्वेज नहर का ही क्वेश्चन है, समझ लीजिए। तो हम क्या देखें, यहाँ भारत है, भारत का मुंबई है, यहाँ मुंबई पोर्ट है यहाँ। ठीक है, यहाँ से अगर भारत के मुंबई पोर्ट से हमको आना हो यूरोप, तो पहले कौन सा रास्ता था? यह डॉट डॉट वाला, यह वाला रास्ता दिख रहा है, यह वाला रास्ता हम ब्लू कर देते हैं, हाइलाइटर ले लेते हैं। यह वाला रास्ता पहले था जाने का। मैपिंग को अच्छा से समझिएगा, मैपिंग पे ही यह क्वेश्चन याद होगा। तो पहले भारत से यूरोप जाने का यह रास्ता था। ठीक है, लेकिन 1896 ईस्वी में, किस ईस्वी में? 1869, सॉरी 96 नहीं, 1869 ईस्वी में एक कृत्रिम नहर बनाया गया। वो है यह इस जगह। वो कहाँ बनाया गया? इस जगह। यह कौन सा जगह है? मिस्र का जगह है। कौन सा देश है यहाँ? मिस्र, इजिप्ट जिसको कहते हैं। तो मिस्र में क्या किया गया कि लाल सागर को, यहाँ नीचे क्या है? लाल सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर, ऊपर भूमध्य सागर है, इस दोनों के बीच एक कृत्रिम नहर का निर्माण किया गया जिस नहर का नाम है स्वेज नहर। अब इससे हुआ क्या, जो रास्ता पहले मुंबई से यूरोप जाने का, इतना पूरा घूम के जाने का था, वो रास्ता बहुत ही कम दूरी में तय हो गया। लगभग 7000 किलोमीटर, कई जगह 8000 भी लिखता है, लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम हुई भारत से यूरोप जाने की। ठीक है, और कितना लंबा नहर का निर्माण किया गया? 160 किलोमीटर। यहाँ हमने लिख दिया है फैक्ट्स में, 160 किलोमीटर लंबा एक नहर का निर्माण किया गया जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, और इसी को स्वेज नहर कहा जाता है। किस देश में है? मिस्र में है। अब जब यह स्वेज नहर बनाया गया ना, तो यहाँ 2 बंदरगाह बनाए गए। एक का नाम ऊपर वाले में भूमध्य सागर की और एक बंदरगाह बनाया गया जिसका नाम है पोर्ट सईद। सॉरी नीचे कर दें, क्या नाम है? पोर्ट सईद। यह किस में है? भूमध्य सागर में। याद रखिएगा, हम रेड कलर से यहाँ कर देते हैं। यह किस जगह पे बनाया गया? भूमध्य सागर में एक बंदरगाह। एक बंदरगाह नीचे है जिसका नाम है स्वेज पोर्ट, इसका नाम है स्वेज पोर्ट। ठीक है, आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपसे पूछेगा स्वेज नहर क्या है, कहाँ से कहाँ जोड़ता है, तो आप बोलिएगा लाल सागर को जोड़ता है भूमध्य सागर से। अगर आप दूसरी भाषा में बोल दें
तो आपको मालूम इधर कौन सा सागर है, अरब सागर। तो यह भी लिखा मिल सकता है, अरब सागर को जोड़ता है अटलांटिक महासागर से। क्यों? क्योंकि अरब सागर में घुसे, लाल सागर होते हुए भूमध्य सागर गए, भूमध्य सागर से जिब्राल्टर संधि, जल संधि होते हुए कहाँ आ गया? अटलांटिक महासागर में। तो अरब सागर को किससे जोड़ दिया? अटलांटिक में। लेकिन अधिकतर एग्जाम में आपको यही मिलेगा, लाल सागर को जोड़ता है किससे? भूमध्य सागर से। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये किस देश में है? पोर्ट सईद मिस्र में है। ठीक है, आइए, निम्न में से कौन एक नगरीय समस्या है? देखिए, नगर का मतलब होता है जो अर्बन एरिया होती है, जहाँ पे लगभग 70% से अधिक जनसंख्या किसी व्यवसाय में जुड़ी होती है, खेती बाड़ी में नहीं, कोई व्यवसाय होगा, व्यापार होगा, उद्योग होगा। तो जहाँ पे नगरीय नगर बसेगा ना, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करेगी, क्योंकि रोजगार के अवसर ज़्यादा होंगे। तो वहाँ पे अगर व्यवसाय ज़्यादा होगा तो उद्योग ज़्यादा होगा, तो उद्योग से क्या आ जाएगा? वायु प्रदूषण। ज़्यादा जनसंख्या होगी, पेयजल की कमी हो जाएगी, अब मलिन बस्तियाँ होगी, मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या एक ही कम क्षेत्र में जाके बसेगी। तो यह सभी समस्या क्या है? एक नगरीय समस्या। तो इसमें क्या हो जाएगा? डी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए, कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल जो है, आपको अभी बताएं, यह एशिया है, यह क्या है? एशिया या यूरोप या अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका। इसी अफ्रीका में एक स्थान है, यहाँ पे, इस जगह पे, इसी का नाम है क्या? कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। किस देश में पड़ता है? तो बोत्सवाना और नामीबिया। अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है बोत्सवाना और नामीबिया, इसी दोनों क्षेत्र में फैला है कालाहारी मरुस्थल। अब एक और मरुस्थल इंपॉर्टेंट है, एक है सहारा। सहारा जो है ना, वो हम अलग कलर से बनाते हैं ताकि आपको समझ में अच्छा से आए। सहारा ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कौन है? सहारा मरुस्थल, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो याद रखिएगा, दूसरा कलर से लिख देते हैं। सहारा मरुस्थल, ठीक है। 11 देश से इसकी सीमा लगती है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं। एक और मरुस्थल इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे है, मंगोलिया और चीन की बॉर्डर पे, जिसका नाम है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल, ठीक है। हमने 3 नाम बताया, जगह कौन सा है? मंगोलिया और चीन। सॉरी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। तो गोबी मरुस्थल कहाँ है? गोबी मरुस्थल है मंगोलिया और चीन में, ठीक है। आई होप आपको यह बात समझ में आ गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काला मरुस्थल कहाँ? अफ्रीका में। चलिए, ये बेलाडीला किस राज्य में है? अब देखिए, बेलाडीला जो है, बेलाडीला कहाँ है? बेलाडीला छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। यह क्या है? एक लो अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा का, लो अयस्क का उत्पादन होता है यहाँ पे। तो बेलाडीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। अगर इसका आंसर ऐसे लगाया जाए तो छत्तीसगढ़, लेकिन इसमें अब और इम्पोर्टेंट आपको एडिशन दिया गया है। कुछ प्रमुख लो अयस्क उत्पादन क्षेत्र हैं, जैसे मयूरभंज। मयूरभंज कहाँ? ओडिशा में। तो बेलाडीला भी छत्तीसगढ़ में है, और मयूरभंज कहाँ है? ओडिशा में है। और चिकमंगलुरु, चिकमंगलुरु कहाँ? कर्नाटक में। यहाँ भी क्या होता है? लोह अयस्क का उत्पादन होता है। और नोआमुंडी कहाँ है? झारखंड में। यहाँ भी क्या होता है? लोह अयस्क उत्पादन। अगर आप ये 4 नाम को याद कर लेते हैं तो इसी में से कोई एक नाम आपको पूछेगा। देखिए, कुछ अयस्क इंपॉर्टेंट है, जैसे लोहा, बॉक्साइड, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो उसमें ये सब क्षेत्र आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। डिगबोई प्रसिद्ध है, डिगबोई प्रसिद्ध है। अब देखिए, डिगबोई है कहाँ? तो आप जानते हैं डिगबोई है
असम में। किस जगह है? असम में। ठीक है, असम में है और यह पेट्रोलियम उत्पादन के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? पेट्रोलियम उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। और यहाँ पे खनिज तेल भी निकाले जाते हैं। तो डिगबोई कहाँ है? असम में। ठीक है, चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रावत भाटा किस राज्य में है? रावत भाटा। अब रावत भाटा किस राज्य में है उससे इंपॉर्टेंट है कि है क्या। तो भारत के कुछ प्रमुख ऊर्जा संयंत्र केंद्र हैं, उसके नाम हैं, उसी में आपको याद रखने हैं। पहला नाम है तारापुर। क्या नाम है? तारापुर। तारापुर कहाँ है? तारापुर पड़ता है महाराष्ट्र में। ये क्या है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ऐसा जगह जहाँ पे परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली का उत्पादन किया जाता है उसको परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहते हैं। यह सारे नाम इंपॉर्टेंट है। तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कुडनकुलम कहाँ पे है? तमिलनाडु। केगा कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक। आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा? पूछेगा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो आप क्या बोलेगा? तमिलनाडु। नरोरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश। कलपक्कम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और काकड़ापार कहाँ पे है? गुजरात में। यह भी क्या है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अब नेक्स्ट आता है रावत भाटा। कहाँ है? राजस्थान में। तो यह जो आपका क्वेश्चन है रावत भाटा किस राज्य में है, तो क्या हो जाएगा आंसर? राजस्थान। आई होप आपको यह बात समझ में आ गई। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। निम्न में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? अब देखिए, पहला बात आता है नवीकरणीय और नवीकरणीय। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत उसको कहते हैं जिस ऊर्जा का अगर आप यूज करते हैं तो वो समाप्त नहीं होगा भविष्य में। जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी, इसके दोहन करने से इसकी संभावना नहीं है कि भविष्य में समाप्त हो जाए। उसको क्या बोलते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कैसा होता है? ऐसा ऊर्जा का स्रोत जिसके दोहन करने से भविष्य में उसकी संभावना है कि वह समाप्त हो जाए। जैसे कोयला ज़्यादा मात्रा में निकालते गए, भविष्य में समाप्त हो जाएगा। भविष्य में समाप्त होगा भी कोयला। पेट्रोलियम ज़्यादा अगर यूज कीजिएगा तो भविष्य में एक समय आएगा जब पेट्रोलियम बचेगा ही नहीं देश में। इसलिए पेट्रोलियम के अल्टरनेटिव खोजे जा रहे हैं अभी। ठीक है, तीसरा क्या है? कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तांबा हो गया, ये सब हो गया। तो आपसे पूछ रहा और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ऐसा ऊर्जा स्रोत जो भविष्य में क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। तो सौर ऊर्जा कैसा ऊर्जा? अभी आपको यहाँ लिख भी दिए हैं। सौर ऊर्जा कैसा है? नवीकरणीय है, तो यह नहीं होगा। ठीक है, जल शक्ति, जल भी क्या है? आप देख लीजिए, पानी लिखा हुआ, तो जल शक्ति भी क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। पवन ऊर्जा, भविष्य में पवन थोड़ी समाप्त होने वाला, नहीं होने वाला, तो यह भी क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा। जबकि तापीय ऊर्जा क्या है? तापीय ऊर्जा का मतलब होता है थर्मल ऊर्जा, थर्मल एनर्जी। जैसे कोयला का उपयोग करके आप अगर क्या कहते हैं बिजली का उत्पादन करते हैं तो क्या हो जाएगा? उसको बोलते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, आई होप आपको बात यह समझ में आ गई होगी। निम्न में कौन सा मानव विकास का उपागम है? मानव विकास के जो उपागम हैं उसमें क्या आते हैं? आय उपागम, क्षमता उपागम, कल्याण उपागम। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। मानव विकास, मानव के विकास के लिए किस किस चीज़ पे काम करना चाहिए? किस किस ऐसे उपागम है जिसका उपयोग मानव अपने विकास के लिए करता है? आय का उपयोग करने, आय को बढ़ाने के लिए, आय बढ़ेगा तो मानव का विकास होगा। क्षमता को बढ़ाने के लिए, क्षमता मतलब स्किल, कल्याण के लिए, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आइए मिलते हैं। निम्न में कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तृतीय क्रियाकलाप, इससे पहले आपको समझना होगा क्रियाकलाप कितने प्रकार के हैं। तो पहले समझिए क्रियाकलाप कितने प्रकार के। पहला है प्राथमिक क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप इसमें पर्यावरण आता है, ऐसे स्रोत जिसका उपयोग प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण से सीधा उपयोग करके किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप। जैसे पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन से हम क्या सीधा उपयोग करते हैं? कृषि, खनन। ठीक है, और इस टाइप के प्राथमिक क्रियाकलाप के जो श्रमिक होते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेड कॉलर श्रमिक। ठीक है, आइए नेक्स्ट, द्वितीय क्रियाकलाप। द्वितीय क्रियाकलाप में क्या आता है? उद्योग। अब देखिए, प्रकृति से हमने कोई, जैसे मान लीजिए खेती की है, कृषि भी क्या प्राथमिक है।
उस खेती के जो वस्तु हैं या उत्पादन वाली जो चीज़ अनाज है उसको हम ले आए उद्योग। जैसे मान लीजिए मक्का का उत्पादन हुआ कृषि खेत में, और उस मक्का को हम लेके आ गए उद्योग में और वहाँ से बना दिए कॉर्नफ्लेक्स। तो उद्योग में हम क्या करते हैं, इस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके हम कोई चीज़ का निर्माण कर देते हैं। तो उद्योग और निर्माण किस में आता है, द्वितीय क्रियाकलाप में। और इसके श्रमिक को क्या कहा जाता है, ब्लू कॉलर। याद रखना, ये सब सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तृतीय क्रियाकलाप में क्या आता है, तृतीय क्रियाकलाप में सेवा आता है। ठीक है, जैसे सेवा का मतलब क्या, अभी अगर मान लीजिए कोई बस सर्विस दे रहा है, कोई रेलवे एक सर्विस है, टीचर अपना जाकर के स्कूल में पढ़ा, टीचर भी क्या दे रहा है, एक सर्विस दे रहा है। डॉक्टर क्या कर रहा है, एक सर्विस दे रहा है। ठीक है, सर्विस का मतलब होता है सेवा। ठीक है, और इस टाइप के तृतीय क्रियाकलाप में ये सभी चीज़ आते हैं। परिवहन एक सेवा है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसके श्रमिक को पिंक कॉलर्स। आइए चतुर्थ क्रियाकलाप में क्या होता है, ज्ञान आधारित सेवा होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है। ठीक है, ज्ञान आधारित सेवा मतलब जैसे कोई टीचर है पढ़ा रहा है तो वो किस में आएगा, चतुर्थ क्रियाकलाप में आएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब कोई अन्वेषण हो रहा है, कोई खोज हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, चतुर्थ क्रियाकलाप। और इस टाइप के श्रमिक को क्या कहा जाता है, व्हाइट कॉलर श्रमिक। आइए पंचम क्रियाकलाप देखते हैं। पंचम क्रियाकलाप में नीति निर्माता आते हैं, वैज्ञानिक आते हैं। ठीक है, नीति निर्माता, वैज्ञानिक जो रिसर्च का काम कर रहे हैं। नीति निर्माता में कैसे आए, जैसे नीति आयोग का सीईओ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके आरबीआई के जो गवर्नर हैं, ये सब नीति निर्माता है। इस सब को क्या कहा जाता है, गोल्ड कॉलर श्रमिक। ये सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं। ठीक है, अब आप देखिए आपका क्या कर रहा है, तृतीय क्रियाकलाप। आप पढ़ के हैं तृतीय क्रियाकलाप में क्या आता है, सेवा। क्या आता है, सेवा। तो तृतीय क्रियाकलाप से कौन जुड़ा हुआ है, सेवा। जबकि खनन किससे जुड़ा होगा, खनन आएगा प्राथमिक से। खाद्य प्रसंस्करण किससे आएगा, द्वितीय से। और कुटीर उद्योग किससे आएगा, यह भी आएगा द्वितीय में। आई होप आपको अच्छे से यह चीज़ समझ में आ गया होगा। आइए अंगूर की खेती संबंधित है। देखिए अंगूर की खेती अक्सर उस जगह पे होती है जहाँ पे क्या कहते हैं, जहाँ पे भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में क्या होता है कि तापमान उच्च होता है। ठीक है, और ड्रेनेज कम होती है। तो उस जगह पे क्या होता है, ड्रेनेज का मतलब हो गया जहाँ पे आप ये कह सकते हैं शुष्कता क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र कहते हैं। चलिए, तो अंगूर की खेती कहाँ होती है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है। चलिए आइए, पनामा नहर की लंबाई कितनी है। पनामा नहर की लंबाई देखिए, अब इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं। पनामा नहर की लंबाई कितनी है, 82 किलोमीटर, जिसको 50 मील कहते हैं। अब पनामा नहर है क्या, पहले ये समझ लीजिए। तो आपको एक छोटा सा मैप हम बना के दिखाते हैं, रुक जाइए। आपको अभी समझने में दिक्कत होगा, ठीक है, हम समझा देंगे, इसके लिए टेंशन मत लीजिए। ये क्या है, उत्तरी अमेरिका। अभी आप देखे थे पिछले वाले मैप में, एक चीज़ और यहाँ बना दें, ग्रीनलैंड नहीं बनाए थे। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, सॉरी, उत्तरी अमेरिका है। और यहाँ क्या है, दक्षिणी अमेरिका। इस साइड में है अटलांटिक महासागर, इसी को अंध महासागर भी कहते हैं, अटलांटिक महासागर, इसी को अंध महासागर भी कहते हैं। ठीक है, और इस और क्या है, प्रशांत महासागर।
अब क्या होता था, पहले अटलांटिक महासागर से अगर प्रशांत महासागर जाना था तो पहले का रास्ता यह था, ऐसे घूम के गए इधर आए। लेकिन बाद में एक नहर का निर्माण किया गया, इस नहर का नाम था स्वेज नहर, वो यहाँ पे काटा गया, इस जगह पे एक नहर बना दिया गया काट करके, जो सीधा अटलांटिक महासागर से निकलता है। कोई व्यक्ति या कोई जहाज लेकर के वो सीधा कहाँ जाएगा, प्रशांत महासागर में। इसी का नाम है, सॉरी स्वेज नहर नहीं, पनामा नहर है। क्या नाम है, पनामा नहर। तो किसको किसको जोड़ता, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, अलग किसको कर रहा, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से। इसकी लंबाई कितनी है, 82 मील। आपको हमने मैप बना के पूरा समझा दिया, तो इसलिए इसका आंसर इसमें से कोई नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसका आंसर कितना होना चाहिए, 82 किलोमीटर। अगर मील में होता तो 50 मील सही हो जाता। ठीक है, ठीक है, तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, 82 मील। 82 किलोमीटर मील में आएगा तो क्या आएगा, 50 किलोमीटर। याद रखिएगा इसको। अब आता है क्वेश्चन, आसियान का मुख्यालय कहाँ है। पहले आसियान का अर्थ समझ लीजिए। आसियान को इंग्लिश में ASEAN लिखते हैं। ए से बनता है क्या, एसोसिएशन। ठीक है, एस से क्या बनता है, एक सेकेंड, एस से बनता है साउथ ईस्ट। क्या बनता है, साउथ ईस्ट। ई से क्या बन रहा है, साउथ ईस्ट एक ही में आता है। ए से फिर क्या बनता है, एशियन। ए से क्या बन रहा है, एशियन। और एन से क्या बन रहा है, नेशन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं दक्षिण पूर्व। साउथ ईस्ट का मतलब क्या होता है, दक्षिण पूर्व। एशियाई राष्ट्र संघ, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता इंडोनेशिया में। ठीक है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यह क्या है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ का एक संघ है, जो आपसी जो व्यापार है, सहयोग है, क्षेत्रीय सहयोग है, इस सब पे क्या करता है, बात करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जकार्ता इंडोनेशिया। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध है। अब देखिए नाफ्टा है क्या, इंग्लिश में बोलते हैं NAFTA। एन से क्या बन रहा है, नॉर्थ। ए से क्या बन रहा है, अमेरिकन। एफ से क्या बन रहा है, फ्री। और टी से क्या बन रहा है, ट्रेड। क्या बन रहा है, ट्रेड। ए से बन रहा है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब होता है समझौता। तो नॉर्थ से हो गया उत्तरी अमेरिका, ए से अमेरिका हो गया, एन से हो गया नॉर्थ अमेरिका। फ्री का मतलब होता है मुक्त, फ्री का अर्थ क्या है, मुक्त। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, और एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। तो हिंदी में कहेंगे उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता। हिंदी में क्या कहेंगे, उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता। और यह कब किया गया था, 1 जनवरी 1994 को। अब इसमें 3 देश थे, किस महाद्वीप के, उत्तरी महाद्वीप के। आपको अभी हम बताए हैं इस तरह से मैप बना करके, सॉरी अभी मैप भी बनाया गया था कि यह मैप क्या है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और नीचे वाला क्या है, अभी हम बताएं यह क्या है, उत्तरी अमेरिका है। इसी उत्तरी अमेरिका के 3 देश हैं। कितने देश हैं, 3 देश। इस उत्तरी अमेरिका के कितने देश हैं, 3 देश हैं। याद रखिएगा, इस उत्तरी अमेरिका के 3 देश हैं। और 3 देश कौन कौन है, तो ऊपर में पड़ता है कनाडा, बीच में पड़ता है अमेरिका USA, और नीचे पड़ता है आपका क्या, मैक्सिको। यह तीनों देश के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता हुआ था, जिसको बोलते हैं नाफ्टा। कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। ठीक है, यहाँ मैक्सिको की खाड़ी है। इस तीनों देश के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता हुआ था, जिसका नाम है नाफ्टा। तो इस किससे संबंधित है, उत्तरी अमेरिका से। किससे है, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, आइए नेक्स्ट। डोवर पतन कहाँ है। अब देखिए डोवर पतन जो है ना, सबसे पहले तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड। अब आंसर से केवल काम नहीं चलेगा, डोवर पतन है कहाँ ये भी हम दिखा देते हैं आपको। डोवर पतन यहाँ पे पड़ता है, इस जगह पे।
तो इंग्लैंड के दक्षिण पूर्व हिस्से में स्थित एक पतन है जिसका नाम है डोवर पतन, जो इंग्लिश चैनल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो डोवर पतन किससे संबंधित है? इंग्लैंड से, जो इंग्लिश चैनल से जुड़ा हुआ है और इंग्लैंड के दक्षिण पूर्व हिस्से में स्थित है। अब फ्रांस के सामने पड़ता है। निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? अभी आपको हम पढ़ाएं क्रियाकलाप के बारे में। हम अभी तुरंत आपको बताए थे कि निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए द्वितीय क्रियाकलाप में क्या आता था? द्वितीय क्रियाकलाप में अगर आप यहाँ देखिएगा, हम पीछे ही दिखाते हैं। द्वितीय क्रियाकलाप में देखिए क्या आ रहा था? उद्योग आ रहा था, निर्माण आ रहा था। तो उद्योग निर्माण किस में आ रहा था? द्वितीय क्रियाकलाप में आ रहा था। तो द्वितीय क्रियाकलाप में उद्योग और निर्माण आता है। तो अब देखिए उद्योग किससे जुड़ा है? खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण का होता था फूड प्रोसेसिंग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फूड प्रोसेसिंग, जहाँ पे कोई भी जो कृषि उत्पाद है उसको उद्योग में ला करके उसको उन्नत करना। जैसे हम मक्का लाए, मक्का से कॉर्नफ्लेक्स बना दिए, फूड प्रोसेसिंग हो गया। हम गेहूँ लाए, गेहूँ से ब्रेड बना दिए, तो वहाँ क्या कर दिए? उसका हम फूड प्रोसेसिंग कर दिए। विनिर्माण का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, कोई चीज़ का निर्माण कर दिए। ठीक है, और कुटीर उद्योग भी कहीं ना कहीं उद्योग से जुड़ा हुआ है। तो द्वितीय क्रियाकलाप कौन नहीं होगा? तो उसका वह होगा आखेटक। आखेटक क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप है। आइए, कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? कार्यशील जनसंख्या उसको कहते हैं जो जनसंख्या, देखिए दो टाइप की जनसंख्या होती है। एक कार्यशील जनसंख्या, वह जनसंख्या देश की वह जनसंख्या जो देश की प्रगति या देश की अर्थव्यवस्था या देश की जीडीपी में अपना योगदान करती है कार्य करके, उसको कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। वह आयु कितनी है? 15 से 59 वर्ष की आयु। अब किसी देश में कार्यशील जनसंख्या अधिक है तो वह देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है। क्यों? जैसे भारत है, जैसे कि एग्जाम्पल में भारत है। भारत में जो 15 से 59 वर्ष की आयु है, इसकी संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो कार्य करने की क्षमता है ना वह ज़्यादा होगी। अगर किसी देश में कार्यशील जनसंख्या कम हो, क्या कम हो? कार्यशील जनसंख्या कम हो, तो कार्यशील जनसंख्या कम होगा तो कौन सी जनसंख्या ज़्यादा होगी? जो इस कार्यशील जनसंख्या पे क्या होगी? आश्रित होगी। तो आश्रित जनसंख्या किसी देश की अगर ज़्यादा हो गई, जैसे जापान में बूढ़े लोग ज़्यादा होते हैं, जल्दी आदमी मरता नहीं है। तो जब बूढ़े लोग ज़्यादा होते हैं तो वो कहीं ना कहीं कार्यशील जनसंख्या पे क्या बन जाते हैं? बोझ बन जाते हैं। ठीक है, तो कार्यशील जनसंख्या एक अच्छे अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है। तो उसकी आयु कितनी है? 15 से 59 वर्ष। आइए, किसी राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अब देखिए यह क्वेश्चन जनसंख्या घनत्व से पूछा गया, यह कहीं ना कहीं आपकी जनगणना से है। जनगणना से यह प्रश्न है 2011 की जनगणना का ये डाटा है। अब जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा भारत में जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का है। 1106 प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में जनसंख्या रहती है। प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में ये जनसंख्या निवास करती है। मतलब 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा अगर क्षेत्र का एक आयत बना दिया जाए तो इसमें कितना जनसंख्या रह रही है? इसमें रह रही है 1106 आदमी रह रहे हैं। समझ में आ रही है बात? जबकि सेकेंड पे कौन आता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कितने पे आता है? सेकेंड स्थान पे आता है। कितना है डाटा छोड़ दीजिए। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे मिलता है? वह मिलता है आपको अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ मिलता है? एक सेकंड रुक जाइए। अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 17। 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना आदमी रहते हैं? 17। ठीक है, यह डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? बिहार। निम्न में राज्यों में किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? अब देखिए साक्षरता दर से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या किससे? साक्षरता। यह भी जनगणना का क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता दर अगर देखा जाए
तो केरल का है। किसका है? केरल का, लगभग 94%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ है? सबसे ज़्यादा और भारत की सबसे कम जनगणना मतलब साक्षरता दर कहाँ है? सबसे कम है बिहार का। ठीक है, सबसे कम कहाँ है? बिहार, सबसे कम। ठीक है, तो ये दोनों डाटा आपको याद रखना, डेटा कि सब निम्न राज्य में किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? केरल। चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य देखिए, गुजरात, बिहार, असम, सिक्किम। आप जानते हैं चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? असम में होता है। रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? रुको और जाओ निश्चयवाद जो है यह नव निश्चयवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? नव निश्चयवाद। और इसके जनक कौन है? इसके जनक है ग्रिफिन टेलर। ग्रिफिन नहीं है, ग्रिफिथ टेलर। अब आपको थोड़ा सा चीज समझना होगा। एक पॉइंट यहाँ है कि एक आता है संभववाद, एक निश्चयवाद, एक नव निश्चयवाद। तो संभववाद क्या कहता है? यह मानव प्रकृति में बदलाव कर सकता है, ऐसा माना जाता है। संभव का अर्थ होता है कोई चीज पॉसिबल होना। इस अवधारणा में यह सब एक विचार है, यह सब क्या एक अवधारणा है। इसमें माना जाता है संभववाद में कि मनुष्य जो है वह प्रकृति में बदलाव कर सकता है। जो प्रकृति में उपलब्ध संसाधन है उसका उस संसाधन में मनुष्य अपनी क्षमताओं, योग्यता, ज्ञान और तकनीक की सहायता से बदलाव कर सकता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मानव को प्रकृति में बदलाव करने के योग माना गया है। ठीक है, इस अवधारणा के अनुसार। और इसमें मानव को ऊपर रखा गया, प्रकृति को क्या किया गया है? नीचे रखा गया है, इस सोच के हिसाब से, संभववाद के हिसाब से। अब आता है निश्चयवाद। इसमें क्या किया गया? प्रकृति को सर्वोपरि माना गया। कहा गया प्रकृति सर्वोपरि है, मनुष्य जो है वह उसका क्या है? दास मानता। मनुष्य को प्रकृति का क्या मानता है? दास। मतलब मनुष्य उस प्रकृति के अंदर है और सर्वोपरि कौन है? प्रकृति। ठीक है, यह निश्चयवाद है। ठीक है, अब आता है नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद कहता है ना प्रकृति शक्तिमान है और ना मानव, दोनों में संतुलन आवश्यक है। नव निश्चयवाद ना तो प्रकृति को शक्तिमान मानता है ना मनुष्य को, और दोनों के बीच एक संतुलन की अवधारणा पर आधारित है। तो जो लास्ट की अवधारणा है ना, ये सबसे लास्ट में आया नव निश्चयवाद। ठीक है, यह मध्यम मार्ग को चुन रहा, ना प्रकृति को ऊपर मान रहा ना मनुष्य को, और दोनों के बीच एक संतुलन को लेके चल रहा है। जबकि निश्चयवाद किसको मान रहा है? प्रकृति को सर्वोपरि मान रहा है, अब मानव को उसका दास मान रहा है। असंभववाद प्रकृति में बदलाव कर ही नहीं सकता है मानव, यह चीज पे है आधारित। तो जो रुको और जाओ का निश्चयवाद है यह किससे से जुड़ा हुआ है? नव निश्चयवाद से। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? जनसंख्या में परिवर्तन किससे हो सकता है? जन्म ज्यादा होगा तब भी होगा, मृत्यु ज्यादा होगी तो भी जनसंख्या में परिवर्तन होगा, अब प्रवास हो जाए तो भी होगा। प्रवास का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति या मनुष्य अपनी रोजगार या आय के संसाधन की उपलब्धता के लिए या शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए एक स्थान को छोड़कर कोई नए स्थान पे जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रवास। तो ये जनसंख्या परिवर्तन का घटक यह सभी है। अब पंपास कहाँ है? अब देखिए यह सब क्या है? पंपास है क्या? पहला चीज है पंपास है क्या? तो पंपास एक घास का मैदान है। क्या है? घास का मैदान। अब यहाँ पे हम एक मैप लगाए हैं। इस मैप में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये घास का मैदान है क्या। तो एक काम करते हैं, एक कलर ले लेते हैं। सॉरी, एक सेकेंड रुक जाइएगा। ठीक है, एक दूसरा लाइन ले लेते हैं। अब देखिए इस लाइन के ऊपर वाला, इस लाइन के इधर वाला जो हिस्सा है, इस लाइन के इधर वाले हिस्से पे, इधर वाला जितना हिस्सा है,
ठीक है। इस हिस्से पे जो भी घास का मैदान है वो शीतोष्ण घास का मैदान है। यहाँ पे ठंडा ज़्यादा पड़ेगा तो इस घास के मैदान को बोलते हैं शीतोष्ण घास का मैदान। इस लाइन के नीचे इस ओर या इस लाइन के ऊपर इस दोनों घास के मैदान को क्या बोलते हैं? शीतोष्ण, क्योंकि यहाँ पे ठंडा ज़्यादा पड़ता है। और यहाँ जो बीच में है ना, सॉरी गलत बोल दिए, इस लाइन के ऊपर इस लाइन के नीचे शीत घास का मैदान पड़ता है, ठीक है। और बीच में क्या होता है? शीतोष्ण घास का मैदान। अब सुनिए, कुछ घास के मैदान आपको नाम याद रखने, जैसे एक इंपॉर्टेंट जो है हम उसमें टिक लगा रहे हैं। स्टेपी पूछेगा, स्टेपी क्या है? तो स्टेपी एक घास का मैदान है। कहाँ पड़ता है? यूरोप में। कहाँ पड़ता है? यूरोप में। आपको याद रखना किस प्रकार के घास के मैदान है? तो शीत घास का मैदान है। शीत मरुस्थलीय घास का, शीतोष्ण घास का मैदान कह सकते हैं, शीत घास का मैदान कह सकते हैं, शीत घास का मैदान। अब आइए, एक पूछ सकता है पेरी किस टाइप के घास के मैदान है? तो शीत घास का मैदान है। कहाँ पड़ रहा है? उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। उसी तरह कंपोज पूछ सकता है। कैम्पोज कहाँ है? ब्राजील में पड़ता है। और ये कैसा है? उष्ण घास का मैदान है, ठीक है। यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, उष्ण घास का मैदान है, ठीक है, ब्राजील में पड़ता है। एक पड़ेगा सवाना कहाँ पड़ता है? सवाना दक्षिणी अफ्रीका में पड़ता है। और यह आपको सहारा मरुस्थल के नीचे की ओर पड़ रहा है, ठीक है, और थोड़ा कुछ सहारा मरुस्थल में भी पड़ रहा है। तो यह कैसा है? यह भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ठीक है। तो ऊपर वाला शीतकटिबंधीय घास का मैदान है, नीचे वाला उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। उसी तरह पंपास कहाँ पड़ता है? अर्जेंटीना में। इस लाइन के नीचे है ना, तो ये कैसा है? शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, या शीत कटिबंधीय जो कहिए, शीत कटिबंधीय घास का मैदान है, ठीक है। यह भी कैसा है? शीत कटिबंधीय घास का मैदान है। इस दोनों लाइन के ऊपर वाले सभी क्षेत्र में शीत कटिबंधीय, बीच में क्या होगा? उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। इतना नहीं आपके एग्जाम में पूछेगा, केवल पूछेगा स्टेपी क्या है? तो स्टेपी एक घास का मैदान है, ठीक है। कहाँ पड़ता है? यूरोप में, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि मान लीजिए सवाना क्या है? घास का मैदान है। कहाँ पड़ता है? दक्षिणी अफ्रीका में। उसके बाद कंपोज पूछ सकता है, ब्राज़ील में। पंपास पूछ सकता है, ठीक है। वेल्ड पूछेगा तो कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका जानते हैं, एक देश है, वहाँ पे पड़ता है। कैसा है? शीत कटिबंधीय। उसके बाद डाउन्स पूछ सकता है, ठीक है। इतना नहीं पूछेगा, आप इसमें से एक पूछताछ याद कर लीजिएगा, पेरी याद कर लीजिएगा, स्टेपी याद कर लीजिएगा, कंपोज याद कर लीजिएगा और पंपास याद कर लीजिएगा। इतना में ही आ जाएगा। और सवाना, ये 5 आप याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप देख लीजिए, पंपास कहाँ है? किस अमेरिका में पड़ता है? दक्षिणी अमेरिका में। तो आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आप जानते हैं बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्युमिनियम, Al, ठीक है। और बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ओडिशा में। गुरु हिसानी खान किस खनिज से संबंधित है? एक्चुअली में उसका नाम गुरु महिसानी खान है। और यह कहाँ पड़ता है? मयूरभंज जिला, ओडिशा। और यह किससे जुड़ा हुआ है? लौह अयस्क से, ठीक है। तो किससे जुड़ा हुआ है? लौह अयस्क से। बेलाडीला प्रसिद्ध है। देखिए बेलाडीला जो है, यह आपको इससे पहले भी पढ़ा है। अगर आप देखिएगा तो बेलाडीला के बारे में हम पढ़ाए हैं, जहाँ लोहा के बारे में पढ़ा रहे थे। ये देखिए जहाँ पढ़ा है ना, बेलाडीला छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में है। और यह लौह अयस्क के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो ये क्या है? लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। और कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, दंतेवाड़ा जिला। मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो रेल्जेल को कहा जाता है। मानव भूगोल है क्या? मानव और प्रकृति के बीच
एक संतुलन, एक संबंध के बारे में बताता है मानव भूगोल, और जिसके जनक कौन है? रेडजेल। ठीक है। भारत में पुरुष प्रवास का कारण है, पुरुष मतलब मेल, मेल जो है क्यों प्रवास कर रहा है भारत में? शिक्षा के लिए। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए बिहार से उच्च शिक्षा के लिए कोटा जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, तो शिक्षा के लिए जा सकता है। रोजगार के लिए, बिहार में रोजगार ना मिले तो क्या कर लेगा? बाहर जाएगा। कोई व्यवसाय के लिए, कोई कार्य करने के लिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा? पुरुष प्रवास का कारण क्या होगा? इनमें सभी। निम्न में कौन सांस्कृतिक नगर है? आप जानते हैं सांस्कृतिक नगर का कहीं ना कहीं धार्मिक एंगल होता है या कोई इसकी विशिष्ट पहचान होती है। मक्का, आप जानते हैं मक्का इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। जेरूसलम, जेरूसलम आपको इजराइल में पड़ता है, और इजराइल में एक जेरूसलम एक प्रसिद्ध स्थल है जो 3 धर्म से जुड़ा हुआ है। किस किस धर्म से? ईसाई से भी जुड़ा हुआ है, यहूदी से भी जुड़ा हुआ है, और इस्लाम धर्म से भी जुड़ा हुआ है, जो विवादित भी है। ठीक है। और नेक्स्ट आता है वाराणसी। वाराणसी तो आप जानते हैं भगवान भोलेनाथ की नगरी है, और यह एक प्रमुख धार्मिक स्थल है भारत में। तो इसमें कौन हो जाएगा? सभी। आइए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। पहले समझते हैं विश्व व्यापार संगठन है क्या, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ठीक है। 1948 में एक समझौता हुआ था जिसका नाम था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ एक समझौता हुआ 1948 में, और उसके बाद एक मराकश समझौता हुआ 1994 में। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन आपको याद क्या रखना है कि WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई। इसका काम क्या है? बहुत सारे जो देश है ना, उसके बीच व्यापार होता है, उस व्यापार का संतुलन, नियमन, उसके लिए नियम बनाना कि व्यापार सुगम हो, आसान हो, उसके लिए एक संस्था चाहिए जो इस चीज़ को देखेगी। उसी संस्था का नाम है WTO। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और यह इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? देखिए, एक झारखंड दिया है, बिहार दिया है, उड़ीसा है, और पहला गुजरात है। अब देखिए, कपास जो है का उत्पादन रेंगूर मिट्टी में होता है, काली मिट्टी या रेंगूर मिट्टी कहिए। ठीक है। कपास का उत्पादन कहाँ होता है? काली मिट्टी में। कलर बदल लें, काली मिट्टी में। और काली मिट्टी पाई कहाँ जाती है? दक्षिण भारत में अगर जाइएगा तो महाराष्ट्र में, गुजरात में। ठीक है। ये सब क्षेत्र में पड़ता है। कुछ क्षेत्र कर्नाटक का भी। इस सब क्षेत्र में क्या होती है? काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए प्रमुख है। ना तो झारखंड में होगा, ना बिहार होगा, ना उड़ीसा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। अगर गुजरात ना होकर महाराष्ट्र होता तो आंसर क्या होता? महाराष्ट्र। ठीक है। आइए, चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? आप जानते हैं चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। यहाँ 3 प्रकार की चावल की खेती होती है, तीनों मौसम में चावल की खेती होती है। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। गेहूँ फसल उदाहरण है। तो आप समझते हैं कि फसल कितने प्रकार के होते हैं? फसल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक खरीफ, ठीक है, एक रबी फसल, एक जायद फसल। अब यहाँ पे हम एक टेबल बना के दिए हैं ताकि आप आसानी से याद कर सकें। यह है मौसम, कौन सा मौसम में इसमें बुआई होती है? तो जून जुलाई के समय खरीफ के फसल में क्या होती है? बुआई होती है। जब बारिश का मौसम आता है तो उस समय इस खरीफ के फसल को बोया जाता है। ठीक है। और काटा कब जाता है? अगर काटने की बात हो तो अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। और इसमें खेती किसकी होगी? धान की, मक्का की, बाजरा की, कपास की, सोयाबीन की। आपके लिए इम्पोर्टेंट एक धान है और एक मक्का है और एक कपास है। ये 3 आपके लिए नाम इम्पोर्टेंट है। यह उदाहरण पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? तो धान, मक्का, कपास, यह सब कैसा है? खरीफ फसल है। आइए, रबी फसल क्या है? रबी फसल को किस मौसम में रोपा जाता है? अक्टूबर नवंबर में रोपा जाता है, और मार्च अप्रैल जब थोड़े से धूप होते हैं तो जब फल पकने लगता है तब काट लिया जाता है। इसमें क्या है? मुख्य रूप से गेहूं है, सरसों है, जौ है। ये 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चना और मटर भी है, लेकिन ये 3 आप याद रखिएगा रबी फसल में।
अक्टूबर नवंबर में बोया जाएगा और मार्च अप्रैल में काट लिया जाएगा। जायद फसल, जायद फसल किसको कहते हैं? जिसको मार्च और जून में बोया जाता है और जून जुलाई में काट लिया जाता है, जिसमें तारबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया और भी कई सारे सब्जी वाले पदार्थ हैं जिसको जायद फसल कहते हैं। तो आई होप आपको ये डिवीजन अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। अब बताइए तो गेहूं किस में आएगा? गेहूं को कब रोपते हैं? गेहूं को रोपते हैं अक्टूबर नवंबर में। तो कौन सा फसल हो गया? रबी फसल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रबी। अगर धान पूछता तो क्या होता? धान क्या है? खरीफ फसल है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। रबी फसल की बुआई कब होती है? अब देखिए अभी हम आपको पढ़ाएं पिछले स्लाइड में। रबी फसल की बुआई कब होती है आप बताइए? रबी फसल की बुआई होती है, आप देख लीजिए, रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है। क्या होती है? अक्टूबर नवंबर, ठीक है। जबकि खरीफ फसल पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? आप आंसर कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। निम्न में कौन सा खनन नगर नहीं है? खनन नगर नहीं है जहाँ पे खनन नहीं होता होगा किसी भी। झरिया आप जानते हैं बहुत प्रसिद्ध है झारखंड में। रानीगंज आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में है। खेतरी आप जानते हैं राजस्थान में। अब पटना में ऐसा कोई चीज़ नहीं उत्पादन होता है, खनन नहीं होता है, सॉरी। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा? पटना। हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना, उससे पहले कुछ प्रमुख परियोजना देख लेते हैं। सबसे पहला परियोजना है हीराकुंड परियोजना। किस नदी पर है? महानदी। महानदी कहाँ बहती है? उड़ीसा में, ठीक है। एक आता है परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना। किस नदी पे है? सतलुज नदी पे। यह कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे। देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पे बांध बना करके भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना निकाली गई। क्या नाम है उसका? ये कमेंट्स आप कीजिएगा सर्च करके कि भाखड़ा नांगल परियोजना से भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना निकाली गई, उसका नाम क्या है? ये आपके होमवर्क में दिए हैं। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी की परियोजना किस पे? दामोदर नदी पे है और झारखंड और पश्चिम बंगाल में ये दामोदर नदी बहती हुई जाती है। तो इस पे एक बांध बनाया गया था झारखंड में। क्यों? क्योंकि दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था, क्योंकि दामोदर नदी के कारण पश्चिम बंगाल में बाढ़ आ जाती थी। जैसे बिहार का शोक कौन है? कोसी है। उसी तरह दामोदर नदी को किसका शोक कहा जाता था? पश्चिम बंगाल का। तो दामोदर नदी पे क्या की गई? एक बांध बनाया गया और उस बांध को कहाँ बनाया गया? झारखंड में। और उससे एक नदी घाटी परियोजना निकली गई, ठीक है। अब ये नागार्जुन सागर परियोजना, यह किस पे है? कृष्णा नदी पर। और किस राज्य में है? अरुणाचल, आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल नहीं है, यह आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब एक आता है सरदार सरोवर परियोजना। यह किस पे है? नर्मदा नदी पर और यह कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। एक आता है तुंगभद्रा परियोजना। किस नदी पे? तुंगभद्रा नदी पे है। कर्नाटक अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल नहीं, आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है, ठीक है। अब यह परियोजना का प्रयोग क्या होता है? देखिए जब भी यह परियोजना होती है तो बहुउद्देशीय परियोजना, ये सब कैसी है? बहुउद्देशीय। इसका उपयोग कई चीज के लिए होगा। बांध बनाएंगे तो बिजली का उत्पादन कर लेंगे। अब बांध बना तो उससे नहरों को निकाल करके सिंचाई का पूरा विकास होगा। खेती में कई सारे क्या होंगे? नहरों के माध्यम से खेती में सिंचाई की उपलब्धता होगी। तो यह सब जो परियोजना है ये बहुउद्देशीय परियोजना है। आइए, तो इसका आंसर हम टिक नहीं किए हैं। हीराकुंड परियोजना कहाँ है? तो हीराकुंड परियोजना ओडिशा में स्थित है। आइए, निम्न नदियों में सर्वाधिक प्रदूषित कौन है? ये तो आप हमेशा न्यूज में सुनते होंगे और दिल्ली के चुनाव का एक मुद्दा भी रहा है। तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित कौन है? यमुना। ना तो सतलज ज़्यादा प्रदूषित है, ना गोदावरी, ना सोन। उसका कारण है दिल्ली के जितने भी सीवेज वाटर हैं उस सबको यमुना में छोड़ दिया जाता है। तो इसके कारण यमुना क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको मालूम है। निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? देखिए अब रोपण फसल किसको कहते हैं? एक बार जिस फसल को लगा दिए उससे कम से कम 2-3 बार उस साल तक उससे उत्पादन लेते रहें। जैसे कॉफ़ी, एक बार अगर उसका पौधा लगा दिए तो उससे आपको लंबे समय तक कॉफ़ी प्राप्त होगा। गन्ना, गन्ना में भी वही है, एक बार लगा दिया था ऊपर से काट लिया जाता है, फिर उसी जड़ में फिर गन्ना बढ़ जाता है। जबकि रबर की का गाछ होता है, ठीक है।
और उसमें भी एक बार लगा दिए तो उससे दूध के उत्पादन से क्या होता है, रबर बनता है। जबकि गेहूं में क्या है, एक बार लगाइएगा हर साल उसी में एक बार बस रोप दिए उसी से होगा, नहीं होगा। तो गेहूं कैसा फसल है, खाद्यान्न फसल है, जबकि ये सब कैसा फसल है, रोपण फसल है। ठीक है, इसमें पूछा रोपण फसल नहीं है, तो गेहूं कैसा फसल है, खाद्यान्न। मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया था? अब है क्या, 1990 ईयर याद रखिएगा, 1990 में मानव विकास सूचकांक का विकास किया गया। किसके द्वारा इसको विकसित किए हैं? महबूब उल हक जो पाकिस्तान के हैं, अमर्त्य सेन जो कहाँ के हैं, भारत के हैं। लेकिन आपको अधिकतर नाम कहाँ मिलेगा, किनका मिलेगा, महबूब उल हक का। ठीक है, जो पाकिस्तान के हैं। अब ये है क्या, मानव विकास सूचकांक को प्रतिवर्ष यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम कहिए या कार्यक्रम कहिए, उसके द्वारा जारी किया जाता है, प्रतिवर्ष जारी होता है। ठीक है, यह जो मानव विकास सूचकांक है, इसके 3 आयाम हैं। एक है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा और जीवन स्तर। कि जो हम जिस देश का मानव विकास सूचकांक जारी होता है ना, उस देश में स्वास्थ्य की कैसी सुविधा मिल रही है वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको शिक्षा की कैसी कैसी सुविधा मिल रही है, उनका जीवन स्तर कैसा है, इस सभी चीज़ के आधार पे मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन इसको विकसित किए थे, महबूब उल हक। अगर इसमें अमर्त्य सेन का भी नाम मिले तो दोनों हो जाएगा। ठीक है, कब जारी किया गया था, 1990 में। और कौन जारी करता है, यह भी नाम इंपॉर्टेंट है, कौन जारी करता है, यूएनडीपी। ठीक है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा वीवीआई। आइए, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? आप जानते हैं नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुई थी। और नीति आयोग बना किससे था, योजना आयोग से। योजना आयोग का ही नाम बदल करके क्या कर दिया गया, नीति आयोग। और योजना आयोग कब बना था, 15 मार्च 1950। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे ना, वो प्रधानमंत्री होते थे। इसके अध्यक्ष कौन होते थे, पीएम होते थे। उसी प्रकार नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। और इसके सदस्य होते हैं राज्य के सभी मुख्यमंत्री। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2015। डेट पूछे तो 1 जनवरी 2015, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। जैसे इंग्लैंड का मैनचेस्टर शहर कपड़ा उत्पादन के लिए जाना जाता है, उसी तरह भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं। देखिए, अगर भारत का मैनचेस्टर आए तो आंसर क्या होगा, अहमदाबाद। लेकिन उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछ दिया जाए, क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया जाए, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो वो क्या होगा, कानपुर। तो आंसर क्या हो जाएगा, अहमदाबाद। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है, मुंबई से थाने के बीच रेल चलाया गया था। उस समय भारत के वायसराय कौन थे, डलहौजी। यह आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, उस समय भारत के वायसराय थे डलहौजी। डलहौजी ने मुंबई से थाने के बीच एक रेल का संचालन किया। ठीक है, मुंबई में भी बंदर बोड़ी कहलाता है एक स्थान, वहाँ से थाने के बीच चली थी ट्रेन। और यह कब चली थी, 1853 में। तो वहीं पे रेलवे की स्थापना हुई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार है। अब देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार हल्दिया से लेकर इलाहाबाद के बीच में। तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही सही हो जाएगा। और ये भारत का सबसे लंबा जलीय महामार्ग है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन था? ठीक है, अब देखिए हरित क्रांति है क्या। 1960 के दशक में, ठीक है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक है, 1960 के दशक में भारत में क्या होती है, हरित क्रांति की शुरुआत होती है।
और उससे अगर देखा जाए तो हरित क्रांति की शुरुआत अमेरिका में हुई थी और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉन्ग। अगर पूछे विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है तो क्या आएगा, नॉर्मन बोरलॉन्ग। जबकि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत या उसको लाने वाले कौन थे, उसको लाने वाले थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जिसको भारत रत्न दिया गया 2024 में। ठीक है, तो अगर पूछा जाए हरित क्रांति था क्या, तो भारत में जो खाद्यान्न फसल का उत्पादन था उसकी बहुत कमी थी। उस कमी को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज का प्रयोग किया गया, सिंचाई की उन्नत व्यवस्था की गई और उत्पादन को बढ़ाया गया। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा फसल था, गेहूं, और सेकेंड पे क्या था, चावल। तो इसमें क्या आ जाएगा, गेहूं। ठीक है, हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन था, तो गेहूं का। और पूछ ले जनक कौन था भारत में, तो एम एस स्वामीनाथन। विश्व में कौन था, नॉर्मन बोरलॉन्ग। ठीक है, आइए, रेखीय नगर का विकास होता है। रेखीय नगर क्या है, रेखीय नगर देखिए राजमार्ग, रेलवे लाइन या नदी के किनारे होता है और ये एक सीधी रेखा में होता है। रेखीय नगर का विकास कहाँ होता है, नदी के किनारे होगा या रेलवे लाइन होगा या राजमार्ग होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, नदी के सहारे। आइए, नागासाकी उदाहरण है। पहले तो समझेंगे नागासाकी है क्या, तो आपको हम थोड़ा सा इतिहास में ले चलते हैं। आप इतिहास में पढ़े हैं हिरोशिमा नागासाकी, इस पे 2 बम गिराए गए थे। ठीक है, एक 6 अगस्त को, एक 9 अगस्त को 1945 में। यह 2 बम जो गिराया गया था, एक हिरोशिमा पे 6 अगस्त को और नागासाकी पे 9 अगस्त को। ये किससे देश से जुड़ा हुआ है, जापान से। अब आपके दिमाग में आएगा जापान है कहाँ, तो देख लीजिए जापान कहाँ। ये वाला जो इलाका दिख रहा है ना, ये जापान है। ठीक है, यह जापान आप देखिए पूरा समुद्र से घिरा हुआ, नीला वाला क्षेत्र क्या है, समुद्र है। ये समुद्र से घिरा हुआ है और यहाँ पे क्या होता है, मत्स्य पतन है। ये क्या है, मत्स्य का पतन है। ठीक है, तो ये किस में है, जापान से जुड़ा हुआ। मत्स्य मतलब होता है मछली, और ठीक है, मछली के लिए बहुत ज़्यादा उत्पादन होते हैं और उसका एक्सपोर्ट होता है, बेचा जाता है। ठीक है, तो आइए इसका आंसर क्या हो गया, बी। अब आते हैं धनबाद प्रसिद्ध है। धनबाद है कहाँ, झारखंड में। कहाँ है, झारखंड में। और किसके लिए जाना जाता है, यह राजधानी है, पर्यटन है, कोयला के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या जाएगा, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आइए, पर्वत पे किस प्रकार की बस्ती बनाई जाती है। देखिए पर्वत क्या होता है, पर्वत एक उच्च ढलान का क्षेत्र होता है। तो क्या किया जाता है ना, इसको हल्का काटा, ऐसे काटा, इस तरह से काटा गया और इस टाइप से इस पे घर बनाया जाता है। बीच बीच में समतल कर दिया जाता है, बीच बीच में छेद को क्या कर दिया जाता है, समतल, और इस पे घर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, घर। ये घर है। इससे 2 चीज़ होता है, एक तो समतल सतह बन गया तो घर आसानी से बन जाएगा। दूसरा चीज़, जब पानी का तेज बहाव आएगा तो वो समतल सतह पे आएगा तो उसकी क्या हो जाएगी, तीव्रता कम हो जाएगी। तो यहाँ खेती भी हो सकती है। तो पहाड़ पे जो बस्ती बसाई जाती है वो कैसी होती है, सीढ़ी नुमा। इसी को समोच्च कृषि भी कहते हैं। और सीढ़ी नुमा बना करके वहाँ बस्ती भी होती है और खेती भी होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रानीगंज प्रसिद्ध है। अब रानीगंज है कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में है। एक सेकेंड, किसमें है, पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। पूछ रहा तांबा के लिए, कोयला के लिए, हीरा के लिए और यूरेनियम के लिए। तो क्या हो जाएगा आंसर, कोयला। क्या हो जाएगा, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अरेबिका का संबंध है। अब यह क्वेश्चन आपको हम छोड़ रहे हैं होमवर्क में, यह होमवर्क नहीं है, अभी आपको कमेंट्स करना है चैट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। आप ऑप्शन ए बी सी, पहले आप क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 55, उसका आंसर ए बी सी में जो होगा वो लिख दीजिएगा, हम उसको जरूर चेक करेंगे। ठीक है, यह होमवर्क है आपको, क्योंकि आज ही के स्लाइड में इसको पढ़ाया गया है। ओपेक संबंधित है। ओपेक क्या है, ओपेक को इंग्लिश में OPEC कहते हैं। ओपेक का फुल फॉर्म है, ओ से बन गया ऑर्गेनाइजेशन, पी से बन गया पेट्रोलियम, ई से बन गया एक्सपोर्टिंग और सी से बन गया कंट्री। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, इसका अर्थ क्या हुआ,
वैसा देशों का समूह जो तेल का निर्यात करता हो, निर्यात मतलब बेचता हो, ठीक है। उस देश के समूह में कितने देश हैं? 13 देश। अब एक ओपेक प्लस भी बना है जो आपको नहीं पढ़ना। इसकी का हेडक्वार्टर कहाँ? वियना, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया कहाँ पड़ता है? यह आपको पड़ता है यूरोप, और यूरोप में पड़ता है। यूरोप और मान लीजिए कि एशिया के बॉर्डर पे है तो यूरोप में पड़ता है, तो ये ऑस्ट्रिया में है हेडक्वार्टर। और ये किससे जुड़ा हुआ है? पेट्रोलियम निर्यात से। निम्न में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है? अब देखिए, एक ओपेक है, अभी आपको पढ़ा है ऑयल, अभी यहाँ पे पढ़ाया गया आपको ऑयल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है, ये ओपेक हो गया। इसका मुख्यालय आप पढ़ के आए अभी, वियना, ऑस्ट्रिया में। एक होता है दक्षेस। दक्षेस क्या है? इसी को सार्क कहते हैं। क्या बोलते हैं? सार्क। इंग्लिश में SARC। एस से क्या होता है? साउथ। साउथ का मतलब हो गया दक्षिण। ए से एशियन, ठीक है, एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इंग्लिश में बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। यह नाम भी इम्पॉर्टेंट है, जितने फुल फॉर्म बता रहे हैं उसको याद कर लेना है। 2 नंबर में पूछ दिया तब भी आपको यूज करना है, ठीक है। अब यह क्या है? दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिणी एशिया, एशिया का जो दक्षिणी हिस्सा है ना, उसके कई सारे देश आपस में मिल के क्षेत्रीय सहयोग की भावना पे काम करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? सार्क। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। तो क्या हो जाएगा? काठमांडू नेपाल में किसका है? दक्षेस है, ठीक है। आइए, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ को इंग्लिश में बोलते हैं यूरोपियन यूनियन, ठीक है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यह इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स के बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ में कितने देश हैं? 27 कंट्री हैं। अभी यह कुछ दिन पहले चर्चा में भी था, 2-3 दिन पहले। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, जिसको मदर ऑफ ट्रेड कहते हैं। मदर ऑफ ट्रेड के नाम से अभी 2-3 दिन पहले न्यूज में था, तो इसलिए ये आप नाम इम्पोर्टेंट है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। आंसर क्या हो जाएगा? बी। निम्न में कौन भू निम्नीकरण का कारण? भू निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि की उर्वरक क्षमता कम होना। तो भूमि की उर्वरक क्षमता कब कम होगी? जब भू का क्षरण हो। भू का क्षरण का मतलब मिट्टी कट कट के निकल जाए, भू क्षरण मतलब, ठीक है, या मृदा अपरदन कहिए उसको। तो भू क्षरण, मृदा अपरदन और जल जमाव, यह तीनों से क्या होता है? भूमि का निम्नीकरण होता है। क्यों होता है? देखिए, मिट्टी अगर कट के चले गई तो मिट्टी का अपरदन हो गया, तो मिट्टी की कमी हो जाएगी, तो भू का क्या हो जाएगा? उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी। जल जमाव होने से क्या होगा? जल जमाव होगा तो जल, जो मिट्टी के पोषक तत्व होंगे वो जल में घुल जाएंगे, वो ऊपर आ जाएंगे और बह के कहीं दूसरी जगह चल जाएंगे। तो यह भी भू निम्नीकरण का कारण है। भू क्षारता का मतलब होता है भूमि का ह्रास होना। क्या होता है? ह्रास होना। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। सिंदरी प्रसिद्ध है। सिंदरी क्या है? सिंदरी झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झारखंड में। और सिंदरी प्रसिद्ध है उर्वरक कारखाना के लिए। उर्वरक क्या होता है? जो फर्टिलाइजर होता है जिसका उपयोग आप उर्वरक कारखाना के लिए, जो आप खेत में खाद यूज करते हैं ना, उसको बनाने के लिए उर्वरक का, खाद का प्रयोग होता है। खाद में क्या? उर्वरक ही हुआ। यह उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है सिंदरी। कहाँ है? झारखंड में। आइए, निम्न में कौन लो एक्स खान छत्तीसगढ़ में है? अब देखिए, छत्तीसगढ़ में पूछ रहा कौन सा खान है। अब एक है नोआमुंडी, कीरी बुरु, बेलाडीला और बादाम पहाड़ी। आप पढ़ के हैं कि कौन सा खान छत्तीसगढ़ में है? बेलाडीला, ठीक है, आप पहले पढ़ के आ चुके हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है। तो भारत की जनगणना से कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम आपको दिए हैं जो याद करना है। एक, भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी 2011? 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है, अभी चल रही है, 26-27 तक में ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़ लगभग, ठीक है।
एक आता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। तो भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है, यह भारत का है, यह आंकड़ा किसका है, यह भारत का है। कितनी है, 382। 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र में 382 आदमी भारत के क्षेत्रफल के अनुसार रह रहे हैं, जबकि बिहार में कितने हैं, 1106। क्यों है, आप जानते हैं 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड कट गया, और जब विभाजन हुआ ना तो 46% भूमि झारखंड को दे दिया गया और 54% भूमि बिहार के पास रहा, जबकि जनसंख्या केवल 25% गई झारखंड में, 75% जनसंख्या बिहार में ही रह गई। तो इसलिए जनसंख्या घनत्व विश्व भारत का में सबसे ज़्यादा किसका है, बिहार का, 1106। ये आंकड़ा और ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI लिख दीजिए यहाँ पे। अब ये लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या है, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। अब भारत का लिंगानुपात 2011 के अनुसार कितना है, 943, बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि बिहार का कितना है, 918। मतलब 1000 पुरुष पर बिहार में 918 महिलाएं हैं, जबकि भारत में 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। और सबसे कम लिंगानुपात किसका है, हरियाणा का। ठीक है, चलिए कुल साक्षरता दर। अगर भारत की साक्षरता दर देखें 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04% थी, जो सर्वाधिक, जिसमें सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ था, केरल में। यह पूछा हुआ भी क्वेश्चन था, पहले आप देख चुके हैं। और सबसे कम अगर पूरे भारत में देखें साक्षरता दर तो वो किसका था, बिहार का। वो कितना परसेंट है, 61.8%। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा आंसर, आंसर पे आते हैं। 62 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 62 नंबर का आंसर 382 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अब आपको गोंडवाना कोयले को अगर देखिएगा तो गोंडवाना कोयला कहाँ है, यह पड़ता है झारखंड, ओडिशा। ठीक है, यह सब क्षेत्र में क्या आता है, गोंडवाना समूह के कोयले पाए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड। आइए, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। जूट का उत्पादन कहाँ होगा, जहाँ सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होगी, जहाँ ज़्यादा मात्रा में क्या होता होगा, वर्षा होती होगी। तो आप देखिए, एक गंगा नदी डेल्टा है, कृष्णा नदी डेल्टा है, गोदावरी नदी डेल्टा है, और ये जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है वेस्ट बंगाल, बिहार। अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो उसमें आता है आपको बांग्लादेश। ठीक है, और यह सभी क्षेत्र देखिएगा ना तो किस में है, गंगा नदी डेल्टा में। भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी, कब हुई थी, आप पढ़ के आए 1950 के दशक, 1960, 1970, 1980। कब हुई है, 1960 के दशक में। ठीक है, भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है, भारत नहीं है, दक्षिण भारत में। अब देखिए, दो क्वेश्चन बनता है इसमें, एक दक्षिण भारत, एक उत्तर भारत। दक्षिण भारत में आप जानते हैं नदियां हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं है, और वह नदियां कहीं ना कहीं मौसम पे आधारित हैं। तो उस जहाँ पे मौसम पे आधारित होगा ना, तो वहाँ नदी से हम ज़्यादा सिंचाई नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं हमको अल्टरनेटिव बनाना होगा। तो इसके लिए क्या बनाया गया, तालाब का निर्माण किया गया। कई सारे, आप जब हरित क्रांति पढ़िएगा तो हरित क्रांति में भी कई सारे तालाब का निर्माण दक्षिण भारत में हुआ। ठीक है, तो तालाब के द्वारा वहाँ सिंचाई होती है आज भी। ठीक है, तो दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, तालाब। जबकि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, नहर। क्यों, क्योंकि उत्तर भारत में नदियाँ बहुत ज़्यादा है, और वह नदियाँ कहीं ना कहीं पर्वतों से आ रही है, वहाँ सालों भर पानी होता है, तो वहाँ नहर बना करके क्या कर लिया जाता है, सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को कहा जाता है। अब देखिए, उच्च परिणाम चाहिए और स्तर वाले अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप अगर पहला वाला वो स्लाइड देखिएगा, ठीक है, आप देखे होंगे तो आपको याद आया होगा, उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण, ये कहीं ना कहीं चतुर्थ क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ है।
अब आपको एक होमवर्क देते हैं, होमवर्क नहीं है अभी ही है। आप यह कमेंट्स कीजिएगा कि चतुर्थ क्रियाकलाप को किस श्रेणी का श्रमिक कहा जाता है। यह होमवर्क है आपके लिए, कमेंट्स में ज़रूर इसको दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चतुर्थ क्रियाकलाप। ठीक है, चतुर्थ क्रियाकलाप। पंचम क्रियाकलाप में क्या आएगा, जो निर्णय संबंधित होगा। निर्णय जैसे कौन सा, अगर पंचम क्रियाकलाप में आइएगा तो वो क्या होगा, जैसे कोई मान लीजिए नीति निर्माता है, ठीक है, जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष हो गए, जैसे मान लीजिए कि नीति आयोग हो गया, आरबीआई के गवर्नर हो गए, ये सब नीति निर्माता, वो पंचम क्रियाकलाप में आएगा। झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। अब देखिए, झील के चारों ओर कोई गांव बसेगा, ये झील है, इसके चारों ओर कोई गांव बस रहा है, तो कैसा बसेगा, वृत्ताकार। खट्टे फलों की कृषि संबंधित है, यह तो पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है। खट्टे फल से संबंधित, फलों की कृषि संबंधित किससे है, भूमध्य सागर से। भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है। ट्रांस महाद्वीप स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। अब देखिए, ट्रांस महाद्वीप स्टुअर्ट महामार्ग, अगर आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मैप देखिएगा, ठीक है, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में यहाँ उत्तर में डार्विन है, एक जगह है, इसका नाम क्या है, डार्विन। कहाँ पड़ता है, उत्तर में। इधर उत्तर आपको हम बताएं, मैप में हमेशा ऊपर क्या है, उत्तर, नीचे क्या है, मेलबर्न। ठीक है, इसी को यह जोड़ता है। ठीक है, तो है कहाँ, तो यहाँ देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। डार्विन को मेलबर्न से जोड़ता है और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है और वहाँ की एक प्रमुख महामार्ग है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। आइए, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। यह क्वेश्चन हम पहले भी स्लाइड में बताएं, फिर एक बार हम समझाते हैं। एक होता संभववाद, एक होता निश्चयवाद, एक होता नव निश्चयवाद। संभववाद क्या मानता है, संभववाद मानता है प्रकृति के जितने भी घटक हैं ना, उसमें उस संसाधन, प्रकृति के जो भी संसाधन, प्रकृति में जो भी संसाधन उपलब्ध है, उसका उपयोग मनुष्य अपनी तकनीक, ज्ञान और कौशलता के आधार पे उपयोग करता है, उसमें परिवर्तन ला सकता है। तो मनुष्य को ऊपर माना गया है संभववाद में, जबकि प्रकृति को क्या माना गया है, नीचे। ठीक है, अगर संभववाद पूछे तो उसमें मनुष्य को क्या माना गया है, ऊपर, और प्रकृति को क्या माना गया, नीचे। जबकि निश्चयवाद में किसको माना गया, ऊपर। निश्चयवाद मानता है कि मनुष्य जो है प्रकृति के अंदर एक क्या है, एक उसका घटक मान सकते हैं, लेकिन प्रकृति महत्वपूर्ण है। निश्चयवाद में प्रकृति को ऊपर माना गया है और मनुष्य को उसका दास माना गया। प्रकृति का क्या माना गया है, दास। मनुष्य प्रकृति में कोई भी बदलाव नहीं कर सकता निश्चयवाद में। नव निश्चयवाद क्या कहता है, दोनों के बीच संतुलन पे काम करता है। नव निश्चयवाद बोलता है कि मनुष्य प्रकृति में के हिसाब से अपने आप को क्या कर लेता है, संतुलित कर लेता है। क्या कर लेता है, संतुलित कर लेता है। ठीक है, संतुलित कर लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पनामा नहर जोड़ती है, हम ये पहले भी आपको बता चुके हैं। पनामा नहर किसको जोड़ती है, मैप में आप देख लीजिएगा पहले। ये है अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, आपको हम ये पढ़ा चुके हैं पहले। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। और पनामा नहर की लंबाई कितनी है, 82 किलोमीटर, वह एक बार पहले क्वेश्चन आ चुका है। तो आई होप आपको ये पूरे 72 क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। यह केवल 72 क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर आपको कई सारे कंसेप्ट ऐसे सिखाए गए हैं जो कम से कम अपने आप में 150 क्वेश्चन से ऊपर है। तो आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा। अब आते हैं कुछ मोटिवेशनल लाइन पे।
एक और मोटिवेशनल लाइन है जो हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिता हैं, उनके द्वारा लिखी गई एक कविता है, उन्हीं का एक लाइन है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आज का जो यह लाइन है यह कह रहा है कि आपके एग्जाम में अब कुछ ही समय बचे हैं, आप अगर अच्छे से अब भी अगर अच्छे स्ट्रेटजीज के साथ प्रिपरेशन करते हैं तो आपके परिणाम में कहीं ना कहीं सफलता का वह स्वाद दिखेगा जो आप जिसको आप चखना भी चाह रहे हैं, वो सफलता के स्वाद को आप क्या करना चाह रहे हैं, चखना चाह रहे हैं। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो लोगों तक इस बात को पहुंचाइए, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया ये सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स ये हमें मोटिवेट करता है और भी मेहनत करने के लिए, और प्रेरित करता है कि हम आपको एक अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।